गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट शुरू। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, समझेंगे कौन से क्वेश्चन क्यों सही होगा, कौन से क्वेश्चन क्यों गलत होगा, हम वो भी देखेंगे। इसका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हम चूँकि हिंदी माध्यम से हैं तो हम हिंदी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि $1 इक्वल टू ₹20 था। अब $1 इक्वल टू हो गया है ₹40। अब $1 इक्वल टू ₹40 हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा कि जो मूल्य की जो वैल्यू थी वो कम हो गई है। उसका देखो, उसका मूल्य बढ़ गया है। लेकिन मूल्य में कहने का मतलब होता है कि आप फेमस हो जाएं। तो आप फेमस होते हैं तो अभी क्या होता है, कृति बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है, लेकिन आपकी प्राइस भी बढ़ जाती है। एक क्या होता है कि आप क्या करो, अपने आप को फैलाओ और आपकी वैल्यू ना बढ़े, वैल्यू कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए। जैसे होता है ना कि आदमी ब्रांडेड होता है, तो ब्रांडेड आदमी क्या होता है कि वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन आदमी अपने आप को सस्ता कर दे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वैसे ही इसका भी है। जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं का आयात सस्ता हो जाएगा। सस्ता कहाँ से होगा, जब डिमांड बढ़ेगा आयात ज़्यादा होगा ना। अपन दूसरे देश में ज़्यादा बिकेगा। देखो, अब $1 में जो ₹20 का सामान खरीदा था, अब $1 में वो ₹40 का सामान खरीदेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, निर्यात बढ़ जाएगा। आयात नहीं बढ़ेगा, निर्यात बढ़ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आयात कम हो जाता है, कम नहीं होता। वस्तु और सेवाओं का निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, ये सही है, प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन 2। ठीक है, तो हम आपको समझा रहे हैं पर हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मारते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी हम टेस्ट दे रहे हैं बस वैसे ही, जब इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम उसको डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सीमांत जमा सुविधा इसे बोलते हैं स्टैंडिंग, क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोलते हैं, देखो, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो हो जाएगा स्टैंडिंग है डिपॉजिट फैसिलिटी बिना किसी संपार्श्विक के तरलता को अवशोषित करने के लिए एक अतिरिक्त उपकरण है। जाहिर सी बात है, सही है ऐसा कहते हैं। SDF के तहत पात्र संस्थाएं रात भर के आधार पर RBI के पास जमा कर सकते हैं, बिल्कुल जमा कर सकती हैं, ये भी सही है। SDF के तहत जमा को नगद आरक्षित अनुपात के रखरखाव के लिए एक विशेष राशि की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है अभी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसने क्या पूछा है, अस्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में कितनी कथन सही है। जब तीनों सही है तो हमारा तीनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इससे क्या पूछा है, विकास के लिए निवेश सुविधा के संदर्भ में कितने कथन सही हैं। ठीक है, तब कौन सा सही है अब ये देखना। विकास, देखो हमेशा देखना विकास के संदर्भ में निवेश सुविधा, इसे निवेश सुविधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, निवेश सुविधा को इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ये है। अगर कभी कभी कोई कीवर्ड समझ में नहीं आया तो इंग्लिश वर्जन भी देख लो, क्योंकि पेपर आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप देखो, इसके लिए देखना, इसे विकसित देशों के एक समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। निवेश के विकसित देशों में क्या जरूरत है, निवेश तो वैसे ही हर जगह होता है, मतलब विकासशील देशों को जरूरत है, विकसित देशों के पास तो वैसे ही पैसा है। इस पहल में बाजार पहुंच, निवेश संरक्षण और निवेशक राज्य विवाद निपटाना कर सकते हैं। नहीं, राज्य नहीं होता। ठीक है, ये भी गलत है। भारत इस प्रक्रिया का हिस्सा है और सक्रिय रूप से इस पहल का समर्थन करता है। हाँ ना, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा कभी कि भारत इसका हिस्सा हो। ठीक है, यह गैर आदेशिक और गैर बहुपक्षीय है, शायद ये सही है, ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से कोई एक सही है। भारत एक परीक्षा का हिस्सा है और सक्रिय रूप से इस पहल का समर्थन करता है। नहीं, भारत हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 4, तो हमारे का इसका आंसर क्या है, केवल 1। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने दुर्लभ आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं। देखो, भूमि है, बिल्कुल सही है, दुर्लभ है। श्रम भी है, दुर्लभ है। पूंजी है, ये भी दुर्लभ है। धन क्या होता है, धन एक दुर्लभ संसाधन नहीं है। ठीक है, दुर्लभ होता है ना जो बड़ी मुश्किल उसको मिलती है। पूंजी तो हो सकता है निवेश के लिए जरूरी हो, लेकिन धन के लिए ऐसा कोई नहीं है। तो धन को हम काट देंगे।
तो इसने पूछा कितने दुर्लभ संसाधन है, तो कितने हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 है, तो हम 3 को सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक संस्था को, ठीक है, की शुरुआत 2015 में 50 मिलियन रुपए की पूंजी के साथ हुई 2018 में। इस संस्था कंपनी के सामान पर कंपनी ने अपने सामान पे 400 मिलियन रुपए की एक नई पूंजी पर 200 मिलियन रुपए खर्च किए। ठीक है, अपने पूंजी में 10% का मूल्यह्रास का अनुभव किया। अब जाहिर सी बात है, 400 किया, फिर 200 किया, ठीक है, तो कितना कर दिया, 600 रुपया। ये क्या किया, निवेश किया है। ठीक है, हमेशा याद रखें, निवेश हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मूल्यह्रास का अनुभव किया है, तो निवेश का जीडीपी में हम निवेश को देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, 195 रुपये निवेश में गिने जाते हैं। अरे नहीं, ये तो है नहीं, 600 किया उसने, 495 रुपये को भोग किए जाते हैं। वो भोग की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। 200 करोड़ रुपये निवेश में गिने जाएंगे, 200 करोड़ निवेश में जाएंगे, तो 400 रुपये भी तो है, ये भी तो गिनेंगे, तो 600 रुपये करोड़ रुपये जाहिर सी बात है, फिर यही सही हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर क्या होता है, TREDS का होता है, ट्रीज के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कई वित्त पोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। जाहिर सी बात है, सही है। ठीक है, केवल देखो यहाँ पर ध्यान रखना, केवल MSME और क्या होता है, ट्रेड्स के विक्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये भी सही है। ठीक है, केवल गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ट्रेड के वित्त पोषक के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं। केवल गैर बैंकिंग नहीं होते, यहाँ पर कॉर्पोरेट भी भाग ले सकते हैं, और क्या होता है, बहुत सारे सरकारी विभाग वगैरह होते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट, और क्या होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये सब इसमें पार्ट ले सकते हैं, मतलब भाग ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये गलत हुआ, बाकी ये दोनों सही है। तो हमें पर क्या होता है, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए ये हो गया, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। अब आ जाएगा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था ना, तब हम आएंगे 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है जीडीपी। जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो, पहला, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा है, जीडीपी में हम क्या कहते हैं, एक वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लो जीडीपी है, हम यहाँ पे चलो कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसे कहाँ गया, हम जीडीपी, ठीक है, हम देखते हैं जीडीपी में क्या देखते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 फाइनेंशियल ईयर में किसी घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पादन होते हैं, चाहे वो देश के हो, विदेश के हो, कहीं भी हो, अपनी सीमा के अंदर भी, अपने मतलब घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन हुआ है, तो उसका अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इसने कहा सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में दिखना है, तो सकल घरेलू जीडीपी के बारे में कहा है ना, इसने कहा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी कुल बाजार मूल्य के अलावा कुछ नहीं। इसने किसका डिफिनेशन दिया है, जीडीपी का दिया है, इसने क्या दिया है, रियल जीडीपी बोल के जीडीपी का डिफिनेशन दे दिया, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, इसने क्या किया है, सकल घरेलू उत्पाद बोल के वास्तविक जीडीपी का परिभाषा दिया, तो इसलिए पहला गलत। नाममात्र की सकल घरेलू उत्पाद मुद्रास्फीति के प्रभाव को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के से हटाकर प्राप्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसने उसका दे दिया है वास्तविक जीडीपी को ही, उसमें कहता है मुद्रास्फीति को हटा देते हैं तो वास्तविक जीडीपी आ जाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों दूसरे से क्या हो जाएगा, इंटरलिंक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कितनों में परिवर्तन से देश की सकल घरेलू उत्पाद का असर पड़ेगा, उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पड़ता है, उपभोग भी पड़ता है, निवेश भी पड़ता है। ठीक है, सरकारी खर्च भी पड़ता है, और शुद्ध
निर्यात भी पड़ता है, पर स्टॉक मार्केट शायद नहीं पड़ता, स्टॉक मार्केट में नहीं आता, क्योंकि उसको सकल घरेलू उत्पाद में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो कितने कथन सही है? केवल 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण किसी वर्ष में किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है? ये सही से काम नहीं कर रहा। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी वर्ष में किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बढ़ जाता है? मतलब देखो, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बताया अभी। एक फाइनेंशियल ईयर में किसी डोमेस्टिक सीमा के भीतर किए गए कुल उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए इसने पूछा है। ठीक है, तब देखो इसने क्या कहा है, घरेलू हवाई यात्रा पर परिवार अधिक खर्च करे, जाहिर सी बात जब खर्च अधिक करेगा तो उससे क्या देगा, जीडीपी बढ़ेगी। ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में अवैध वस्तु की बिक्री में वृद्धि, नहीं ये नहीं हो सकता। स्वयंसेवी कार्य में वृद्धि, ये भी नहीं है। फिर उपयुक्त कार्यों की बिक्री में वृद्धि, ये भी नहीं है, क्योंकि जब घरेलू सेवा में वृद्धि हो चुका है तो कैसे पहले सही है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा तरलता को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अब देखो, तरलता को परिभाषित कौन? मूल्य के भंडार को नकदी में बदलने की क्षमता हो सकता है। किसी संपत्ति के मूल्य के बारे में अनिश्चितता, नहीं यही थोड़ी हो सकता। किसी विनिमय पर बातचीत करने और उसे क्रियान्वित करने का खर्च, ना ये भी नहीं। वह राशि जो ब्रांड की अवधि के अंत में चुकाई जाएगी, ना ये भी नहीं। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ये पहले सही जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मुद्रा वो होता है जो किसी चीज़ को तरलता को परिवर्तित कर दे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या गोल्ड है, आप गोल्ड से जो चाहे वो खरीद सकते हैं, तो गोल्ड एज मुद्रा हो सकती है। ठीक है, नोट है, नोट का जो आरबीआई जारी किया है वो भी एक तरह की मुद्रा ही है। मुद्रा का मतलब क्या होता है, हम नोट किसी को देंगे तो उसे पता है कि ये मुकर सकता है बाद में, लेकिन मैं मुद्रा लेकर आरबीआई को दूंगा तो आरबीआई इसके बदले हमें जो चीज़ चाहिए वो दे देगा। चाहे मैं गोल्ड मांग लूँ, चाहे उसके बदले जो मांगूंगा वो दे देगा, क्योंकि उसने इस पर वादा किया है कि वो जितने रुपये लिखा हुआ है उतना उसको पे करेगा। ठीक है, इसलिए तो मुद्रा के भंडार को नकदी में बदलने की क्षमता जो होती है, नकदी मतलब कि हर चीज़ में जिस चाहे आप चाहते हो उसे कुछ भी कोई भी सामान खरीद सकते हो जो आपको ज़रूरत हो, उसे बोलते हैं मुद्रा। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई साल पहले गोल्डन कंपनी ने धन जुटाने के लिए बॉन्ड जारी किए थे ताकि वो उपकरण खरीद सके। जैसे मान लो कोई कंपनी है, चलिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब कोई कंपनी है वो अपनी कंपनी का धन जुटा रही है ताकि कोई उपकरण खरीद सके। उसके लिए क्या हुआ, उसने अपने बॉन्ड को जारी किया है, मतलब बेचा है। ठीक है, वे बॉन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा खरीदे गए थे। ठीक है, हालिया अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने निर्णय लिया है कि वह बॉन्ड के रूप में कोई भी संपत्ति नहीं रखना चाहता, मतलब वो बॉन्ड बेचना चाहता है। ठीक है, इसलिए वो अपने पास मौजूद सभी बॉन्ड बेच रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का परिणाम होने की सबसे अधिक संभावना है? अब देखो कौन सी सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड का अंकित मूल्य घट जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का अंकित मूल्य घट जाएगा, हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड का भुगतान में चूक का जोखिम बढ़ जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा। जोखिम कहाँ से बढ़ जाएगा, वो बेच रहा है, खरीदा है, बेच रहा है, बात खत्म। ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, हाँ ये भी हो सकता है। बॉन्ड की कीमतें बढ़े, कीमत कहाँ बढ़ती है, वो तो अंकित मूल्य सेम होता है, अंकित मूल्य घट जाएगा, घटेगा कहाँ से, अंकित मूल्य सेम ही रहता है। जैसे मान लो कोई बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, उस पर अंकित होता है 50 रुपये का बॉन्ड है, तो आप इसको जितने बेचोगे 50 रुपये में बेचोगे। देखो चाहे इसको जितनी मर्जी में तुम बेचो, ठीक है, लेकिन जो इस पर तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो तो फिक्स है। लेकिन जैसे बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा उससे क्या हो जाएगी, ब्याज दरें भी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते आगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और वर्षा का जल संचय को अनिवार्य बनाना, ये कथन किससे संबंधित है? मिट्टी को देखो, एक तो क्या है, देखो पहले यहाँ पे एक तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है, और वर्षा जल का संचय को अनिवार्य बनाना होता है। वर्षा जल संचय, नीली क्रांति,
तो जाहिर से होता है, लेकिन इसमें मिट्टी स्वस्थ नहीं होता, ये नहीं है। पीली क्रांति में भी ऐसा नहीं होता। हरित क्रांति में क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता कहाँ होती है, उसमें उर्वरक डाल के खराब कर देते हैं, ये भी नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, देखो कैसे कैसे करना, सॉल्व करना पड़ रहा है, ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला है सीपीआई। देखो सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का आंकड़ा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो the CPI based on the inflation data is campaigned by the department of the promotion and of industry and the internal trade and ministry of commerce and industry। SCO जारी करता है ना डाटा को, तो ये थोड़ी करता है। ठीक है, तो ये था, मैं कॉन्फिडेंट है, हमने देख लिया। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये वाणिज्यिक मंत्रालय नहीं करते, SCO करता है, डेटा सांख्यिकी मंत्रालय है ना, वो जारी करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, विनिमय वस्तु कीमतों पर सीपीआई का प्रभुत्व होता है। विनिमय पर नहीं होता, विनिमय पर तो WPI का होता है। सीपीआई पे क्या होता है, जो होता है ना खाद्य पदार्थों होते हैं, उन पर उनका कंट्रोल होता है, प्रभुत्व होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। सीपीआई सेवाओं की कीमतों के परिवर्तन को ध्यान रखता है, जाहिर सी बात सही है। हाँ, सीपीआई कीमतों के परिवर्तन को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये सही है। तो केवल एक कथन सही मानेंगे इसमें। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उपयोगकर्ता को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, VPA। तो VPA किससे रिलेटेड है, UPI से रिलेटेड है। ठीक है, चलो ठीक है, हम इसे कहाँ गए, UPI पहले यहाँ पढ़े। एकीकृत भुगतान इंटरफेस होता है क्या, तो एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं ना, UPI। ठीक है, तो UPI है ये। ठीक है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह उपयोगकर्ता को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके पैसे भेजने में, प्राप्त करने में मदद करता है। आपने बहुत से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पैसे UPI के थ्रू पेमेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट सिस्टम होता है जो उसी को पेमेंट यूज करता है ना, तो ये सही है। ठीक है, यह केवल व्यक्ति से व्यक्ति P2P भुगतान का समर्थन करता है। नहीं, व्यक्ति व्यक्ति आप कर ही लेते हैं, जैसे कस्टमर टू कस्टमर करते हो। ठीक है, तो व्यक्ति व्यक्ति हो गया। आप किसी, जैसे मान लो अपने बैंक से दूसरे बैंक में भी तो भेजते हो, बैंक टू बैंक भी तो होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाए। इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक तो कस्टमर टू कस्टमर भी होता है। ठीक है, कस्टमर टू बैंक भी होता है, अब बैंक टू बैंक भी तो होता है। ठीक है, बैंक टू बैंक, ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें केवल एक क्लिक द्वारा दो कारक प्रमाणीकरण द्वारा होता है। जाहिर सी बात है, आप डबल पिन पेमेंट करते हैं, एक बार आपसे वेरीफाई करता है, इसके बाद दोबारा पेमेंट कर लेता है। तो ठीक है, OTP वाला भी है, तो ये सही है। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, दो सही है। कौन कौन सही है, 1 और 3 सही है। तो इसमें क्या है, 2 कथन सही। कितने कथन पूछा है, तो 2 कथन सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 14। और हमारे पास आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, अब देखो T+1 निपटान चक्र हाल ही में खबरों में था। ये किसके प्रकार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, किसे इस प्रकार सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो T+1 है जो हाल ही में चर्चा में किससे संबंधित था। ठीक है, यह व्यापार से संबंधित, देखो यह एक व्यापार संबंधित समझौता है। इसे लेनदेन पूरा होने के लिए इसे लेनदेन को पूरा होने के लिए 1 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है। ये बैंक के बीमा से बैंक से संबंधी है ही नहीं। ठीक है, यह अंतर बैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालीन उधार लेने के लिए समझौता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्पकालीन तो है लेकिन बैंक से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो यह समझौता को निर्यात मांग और समग्र घरेलू मांग का काम करता है, शायद हो सकता है, लेकिन यह एक व्यापार संबंधी समझौता है जिसे लेन देन पूरा करने के लिए 1 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। शायद ये सही है। ठीक है, क्योंकि देखो जो T+1 समझौता हुआ था, ये व्यापार समझौता, WTO के बहुत सारे मेंबर थे जिनमें ये चर्चा में आया था पिछली बार, अगर हमने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो ये था व्यापार से संबंधित था। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं चालू खाते के बारे में। चालू खाते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है। देखो चालू खाता मतलब होता है जो क्रेडिट के अकाउंट होता है ना, क्रेडिट
अकाउंट, उसके बारे में बात करा। क्रेडिट अकाउंट क्या होता है आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि भारत है, विदेश में मतलब भारत विश्व में किसी देश के साथ व्यापार करता है तो आयात करेगा, जो अपना सामान बेचेगा उसे आयात करते हैं, और जो वहाँ से मंगवाएगा उसे निर्यात कर, नहीं देखो आयात क्या होता है कि हम सामान मंगाते हैं अपने यहाँ आता है, और सामान निर्यात क्या होता है हमारे यहाँ से सामान बाहर भेजते हैं, तो उनको निर्यात बोलते हैं। जब देखो जिस मान लो कि हमने 100 रुपये का आयात किया और 200 रुपये का निर्यात किया, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये का हमने आयात किया, मतलब 100 रुपये का सामान दूसरे देश से खरीदा तो अपने देश में सामान आया, और 200 रुपये का निर्यात किया मतलब 200 रुपये का सामान दूसरे को बेचा, तो हमने ज़्यादा बेचा खरीदा कम, तो 100 रुपये प्लस में हो गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जो देखो जी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसको मान लीजिए जो हम एक्सपोर्ट करेंगे और जो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, इनके जो दोनों का अंतर होता है ना वही होता है चालू खाता। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है चालू खाता बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव में है, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है इंपोर्ट कम हुआ है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट खाता, जो हमारा चालू खाता है पॉजिटिव है, अगर वो निगेटिव होता है तो हम बोलते हैं चालू खाता घाटा में है। ठीक है, वो डेफिसिट में है। ठीक है, खाता है इसके बारे में हमें निम्नलिखित में कौन सा कथन है उसको सटीक पूछा। ये हमेशा संतुलित नहीं रहता है, हो सकता है हमेशा संतुलित न रहता है, जाहिर सी बात है, क्या कि देखो हम हर देश से व्यापार करते हो सकता है कि हमने रशिया के साथ किया, यूएसए के साथ किया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, पाकिस्तान, किसी के साथ किया, चाइना के साथ किया, तो चाइना के साथ क्या होता है हम जितना करते हैं उससे ज़्यादा वो हमें ही कर देता है, तो इसके साथ घाटा रहते हैं। रशिया के साथ होता है, रशिया के साथ अभी देखो एक रूस यूक्रेन वार चल रहा था तो उसमें क्या था हमने बहुत ज़्यादा व्यापार किया, उसको उसके बहुत सारे देशों के साथ प्रतिबंध लगे हुए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, तो व्यापार कर नहीं सकता था, तो भारत के साथ करता था, तो भारत ने इससे बहुत ज़्यादा तेल खरीदा। ठीक है, तो हमने तेल खरीदा तो हमने इससे क्या हुआ, इससे बाजार हमें चालू खाता निगेटिव हो गया रशिया से, लेकिन उसका जो तेल था हमने दूसरे देशों को बेच के पॉजिटिव कर लिया। तो क्या होता है ये हमेशा असंतुलित ही रहता है, क्योंकि देखो एक देश से पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे देश से निगेटिव हो जाएगा, तीसरे से पॉजिटिव, चौथे से निगेटिव, ऐसे होता रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और निगेटिव कम नहीं होगा जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या देखो बराबर हो जाएंगे, तो देखो तो ये हमेशा संतुलित नहीं होता। सही है बिल्कुल, इसमें क्या करते हैं ये हमेशा सकारात्मक, अब देखो ये सही है, तीनों गलत भी तो होंगे, अभी गलत कैसे होंगे, देखो यह हमेशा सकारात्मक होगा। कभी सुने हो कि तुम हमेशा किसी से मतलब जिस मान लो भारत हमेशा जिससे भी व्यापार सबसे फायदे में रहे, या तो फायदे में रहेगा या तो घाटे में रहेगा। देखो तो हम रूस के साथ मान लो फायदे में हो गए, चाइना से कितना कम व्यापार करते हैं, चाइना हमसे ज़्यादा कर लेता है तब चाइना के साथ घाटे में रहते हैं, तो हमेशा नहीं होता सकारात्मक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यह हमेशा शून्य के बराबर होता है। अब जाहिर थोड़ी है कि हम जितना सामान खरीदते उतना बेच ही देते हैं, हम खरीदते कभी ज़्यादा है किसी देश को, किसी देश से हम बेचते ज़्यादा हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, यह हमेशा नकारात्मक भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा संतुलित नहीं रहता है। ठीक है, ये हुआ 17 का आंसर। अब 16 का था, वो हम पढ़ते हैं 17। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि मुद्रास्फीति होने पर उपभोक्ताओं के लिए समय के साथ समान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। पहला, उपभोक्ता आय के क्रम में कम मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर से के समान दर से वृद्धि होनी चाहिए। हो सकता है सरकारी खर्च मुद्रास्फीति की दर के समान रूप से बढ़ना चाहिए ना, ऐसा कोई सही नहीं है। ना मात्र आय समय के साथ समान होती है, ये भी सही नहीं है। उपभोक्ता आय मुद्रास्फीति की आधिकारिक दर की तुलना में तेज दर से बढ़नी चाहिए। देखो बढ़नी चाहिए, लेकिन तेज दर से अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है इससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसको समझाने के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये वक्र है। ठीक है, अब देखिए ये जो जनरल प्राइस का समझ लिया वक्र है। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, शुरू में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित दर के बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो फिर क्या होता है, डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं लेपर वक्र। ठीक है, लेपर वक्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, था अचानक नहीं बढ़ना चाहिए, मुद्रास्फीति धीरे धीरे होनी चाहिए। जैसे मान लो आलू है, तो आलू को देखो कीमत 10 रुपये है, 10 से 11, 11.5, 12 ऐसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 12, 13 ऐसे बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, ये सही होता है, जो आलू किसान है उनको फायदा होगा धीरे धीरे।
जो उनको फायदा होगा तो उत्पादन ज़्यादा करेंगे, मजदूर अपने खेत में ज़्यादा लगाएंगे, जब ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा लोग को रोजगार मिलेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा GDP बढ़ेगी, जब ज़्यादा GDP बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। लेकिन अब जिस मान लो आलू है आज 10 रुपया है, 12 रुपये हुआ, 15 रुपये हुआ, 16 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, तो जल्दी बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, लोग आलू खाना ही बंद कर देंगे, महंगाई में आलू 50 रुपये किलो हो जाएगा। जैसे टमाटर था, टमाटर 60 रुपये 70 रुपये किलो, 100-150 रुपये किलो चला गया था। 150 रुपये किलो में क्या होता है, तो लोग टमाटर खाने छोड़ देंगे। जब टमाटर खाना छोड़ देंगे तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जो टमाटर उत्पादन कर रहे थे उनका रोजगार चला जाएगा, तो उनकी इनकम जाएगी तो GDP भी जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनकम बढ़नी चाहिए लेकिन धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब समझ में आए कि चौथा ऑप्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 नहीं होगा तो फिर 1 सही है। ठीक है, अब 18 में शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए हम विचार करते हैं। अब इसने कहा है ट्रेडमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। ट्रेडमार्क, ठीक है, जब कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु होता है, कोई उत्पादन होता है, उसके लिए हमें मार्क दे देते हैं कि ये ट्रेडमार्क है, उससे उसकी पहचान बन जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, अब देखो, एक ट्रेडमार्क कंपनी के जीवन भर के लिए वैध होता है, जीवन भर के लिए थोड़ी वैध होता है। आपने सुना होगा GI टैग होता है, GI टैग भी का एक तरह का टैग मार्क है। तो कितने साल के लिए, 10 साल के लिए होता है। ऐसे टैग मार्क भी होता है, ये भी 10 साल के लिए होता है, जीवन भर के लिए नहीं होता। ठीक है, ये किसी उत्पाद में दिया जाता है लेकिन जीवन भर के नहीं होता। तो पहले कौन क्यों है, ये हो जाएगा गलत, जीवन भर के नहीं होता। पासिंग ऑफ उन वस्तुओं में से एक है जिसमें ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। पासिंग मार्क मतलब समझ लो कि एक तरह की ऐसी वस्तु होती हैं जो सिर्फ टू कॉपी करके बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि जेनेटिक मेडिसिन है। ठीक है, जो कॉपीराइट होती है ना, जेनेटिक मेडिसिन पर नहीं होता, जो विदेश बनाते हैं वो कर सकते हैं, एक तरह का समझो वो पासिंग ऑफ ही होता है। ठीक है, अब देखो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में ट्रेडमार्क और उसके पंजीकरण का शासन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 आया था, उसी से ट्रेडमार्क और उसके पंजीकरण को कंट्रोल किया जाता है। तो 2 सही है, तो 2 और 3 सही है। तो कितने कथन पूछा है इसमें, 2 कथन सही है। ठीक है, तब हम आते क्वेश्चन नंबर कितना था, 18, तब आ गए 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तब 19 का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने हरित उद्योग को समर्थन और विस्तार देने के लिए एक योजना बनाई जिसे आप ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान के नाम से जाना जाता है। ये किसने बनाया था, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, बताइए आप लोग, तो किसी को पता है तो। देखिए, ग्रीन डील इनिशिएटिव प्रोग्राम यूरोपियन यूनियन का था। ठीक है, इन्होंने बनाया था। अब इसको डिटेल पढ़ने के लिए आपको समझाना पड़ेगा ग्रीन डील इनिशिएटिव प्लान क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ रहने दीजिए, आपको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, ठीक है। समाचार पत्रों में देखा गया कि इसको अतिरिक्त निगरानी तंत्र से संबंधित है। अब किसे देखो, रक्षा और सुरक्षा से, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा से, सीए की कीमतें और बाजार की अस्थिरता से, आंतरिक मामला से, मलबा तंत्र से, ये नहीं था। ठीक है, सुरक्षा इससे भी नहीं था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित ये भी नहीं था, तो किससे संबंधित था, ये था शेयर की कीमतों और बाजार की स्थिरता से संबंधित था। ठीक है, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है। देखो, RBI का कार्य पूछा है, यह वित्तीय प्रणाली में नियामक और प्रेषण के रूप में कार्य करता है, हो सकता है, बिल्कुल करता है। यह विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी करता है। ठीक है, दोनों करता है। यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। देखो, आर्थिक विकास सुनिश्चित तो करता है, लेकिन ये व्यवसाय को ऋण नहीं देता है। व्यवसाय में किसी कंपनी को RBI ने कभी ऋण दिया है, नहीं देता। बिल्कुल, RBI किसको देता है, बैंकों को देता है, बैंक भी देते हैं कंपनी को। तो ये क्वेश्चन गलत है, बहुत ट्रिकी बनाया है। यह व्यवसाय को ऋण सुविधा प्रदान करता है, लेकिन बैंक को देता है। व्यवसाय मतलब क्या होता है, कंपनियां, कोई व्यक्ति, कभी सुने आपने कोई व्यक्ति RBI से लोन लिया हो, नहीं, RBI से लोन लिया, RBI बैंकों को देती है, बैंक क्या लोगों को देती है, कंपनी को देती है, फॉरन को देती है, सबको देती है। RBI लोन देती है, RBI लोन देती है सरकार को, जरूरत पड़ती है सरकार मांगती है तो सरकार को दे देती है, लेकिन किसी व्यक्ति व्यवसाय को नहीं देती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, गलत पूछा था। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, ठीक है, एक बार ये भी चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये मुद्रा नोट जारी करता है, विनिमय करता है और नष्ट भी करता है। जैसे मान लो RBI है, RBI में क्या होता है कि आपने नोट जारी करता है, आपके पास जो 10 रुपये, 200, 500 जो जिसके भी नोट हैं वो RBI जारी किया है, लेकिन अगर नोट खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तब देखोगे ना, बैंक जमा कर दोगे ना, बैंक में फटी नोट तो ले लेते हैं, बैंक फिर उनको उसके बदले नया नोट देता है और उस नोट को
आरबीआई देता है, आरबीआई उस नोट को नष्ट करके उसी नंबर पर दूसरा नंबर वो नोट को प्रिंट कर देता है। तो उसने कहा ठीक है, तो ठीक है, ये वाला काम भी है आरबीआई का। तो अब आंसर क्या होगा आपका? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो व्यवसाय को किसी को लोन नहीं देता आरबीआई। ठीक है, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। अब इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को वैध आलोचना करता है? आलोचना पूछा है। ठीक है, सीपीआई परिवार और मुद्रास्फीति के बोझ को कम करके आकलन आंकता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने पर परिवार सस्ते सामान की जगह अधिक महंगे सामान ले सकता है, हो सकता है। बिल्कुल सही है। देखो, सीपीआई मुद्रास्फीति के वास्तविक बोझ को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने पर लोग इधर उधर सस्ते सामान की खोज सकते हैं। बिल्कुल सही है, भी सही हो सकता है। देखो, सीपीआई परिवार और मुद्रास्फीति बोझ को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने पर परिवार अधिक महंगी वस्तुओं के बजाय सस्तों का विकल्प चुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी बात पर आलोचना होती है कि जो सीपीआई होती है वो अगर कीमतें बढ़ती है ना, तो वो कहता है कि देखो कीमतें बढ़ेंगी तो लोग उसके बदले दूसरा अल्टरनेटिव खोजने लग जाते हैं। जैसे मान लो क्या था कि अगर आप देखो, जो भारतीय कोई कंपनी कोई फ़ोन बनाती है तो कितना महंगा हो जाता है, आपने कहा उसका अल्टरनेटिव कोई दूसरा फ़ोन खरीद लेते हो, तो जा सकते इसी बात पर इसकी आलोचना होती है। तो सी हो गया, सीपीआई मुद्रास्फीति के वास्तविक बोझ को कम करने के बताता है, कम करके बताता है, क्योंकि कीमत में बदलाव गुणवत्ता में सुधार के कारण हो सकता है। बिल्कुल सही, ये भी सही। हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, जहाँ केंद्र सरकार किसी सरकारी कंपनी की सदस्य है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारत के नियंत्रण और मालिका परीक्षण द्वारा बनाई गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट या उसके पूरक के रूप में लेखा परीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियों की एक प्रति के साथ उस कंपनी के कामकाज और मामलों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी। कहाँ पे? राज्यसभा में और लोकसभा में। जाहिर सी बात है, राज्यसभा लोकसभा में कोई होता सीएजी जो अपना रिपोर्ट देती है। सीएजी रिपोर्ट किसको देती है? संसद में रखाती है। संसद किससे बनता है? लोकसभा राज्यसभा से बनता है। तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस में? ऑप्शन सी में। राज्य विधानमंडल से क्या मतलब? सीएजी केंद्र सरकार की संस्था है ना, तो जाहिर सी बात है कि 3 होगा नहीं, जब 3 जिसमें नहीं होगा उसे काट दो। जैसे मान लो देखो, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा में जो सीएजी है ये क्या सेंटर का है ना। जब सेंटर की कोई संस्था होती है तो अपना रिपोर्ट संसद को देगी, संसद को देगी तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का उसमें रोल नहीं होगा। 3 ऑप्शन काट दो, ये कट जाएगा। अब रिपोर्ट देगी किसको? संसद में। संसद में कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो 1 और 2 दोनों साथ में होगा, इन दोनों में साथ में नहीं, साथ में किसमें? इसमें। ठीक है, अब देखिए IMF के बारे में क्वेश्चन। IMF मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ठीक है, आप एक बात मान कर रखिए IMF का कार्य क्या होता है। IMF क्या होता है? एक समझ लीजिए वैश्विक संस्था होती है जो दूसरे को भुगतान संतुलन बनाए रखती है, ऐसे कुछ है। पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? IMF का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ऋण प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, ऐसा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा तो देता है लेकिन ऋण प्रदान नहीं करता। ठीक है, उद्देश्य सदस्य देशों को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ऋण थोड़ी देगा, आयात के लिए ऋण देता है? नहीं देता। ठीक है, IMF संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी नहीं, IMF की नहीं है। ठीक है, जो मानवीय सहायता और राहत प्रदान करती है, मानवीय सहायता राहत प्रदान करती है लेकिन संस्था एजेंसी नहीं है। ठीक है, IMF का एक मुख्य कार्य भुगतान संतुलन की समस्याओं का समाधान कर सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और नीतिगत सलाह देना। बिल्कुल सही है, ये करता है। ठीक है, IMF की सदस्यता उच्च स्तर के आर्थिक विकास और स्थिरता वाले देशों पर तक सीमित है ना, इस सभी देशों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे 25 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऊपर को दिए गए कितने युग्म सुल्लिखित है? अब हम पढ़ते हैं। ये क्या है? हिनाले नहीं, हेलना है। अगर आप इसको लिखना चाहिए तो सीधे सीधे लिख ले। हेलना एक मिसाइल है जो नाग मिसाइल है ना, नाग, उसका का अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हेलीकॉप्टर पे लॉन्च, मतलब हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, हेलना यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल सही है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो टैंक को मारने के लिए काम आते हैं। ठीक है, अस्त्र का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। इस अस्त्र समझने में त्रिशूल है। त्रिशूल किसमें होता है? इससे हाथ में लेके जब खड़ा होते हो तो क्या होता है? हवा में होता है। आप किसी को चला के मारते हो तो हवा में मार देते हो। ठीक
ठीक है, तो इसे बोलते हैं अस्त्र से, हवा से, सतह में नहीं है, हवा से हवा मार करने वाला, ये इसका सही हो जाएगा, हवा मार करने वाली मिसाइल। ठीक है, अब पृथ्वी क्या है, सतह से मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा। अग्नि 5 क्या होता है, ये लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। अग्नि 5 जाहिर से इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, तो जाहिर से ये सही है। तो पहला और 4 सही है। कितने योग में सही है, केवल 2 योग में सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हॉटस्पॉट क्या होता है, जैसे मान लो ये पृथ्वी का आंतरिक संरचना, ठीक है, ये क्रूड है, ये मेंटल है। तो जो यहाँ से जो मेंटल के ऊपर से ना जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर ऐसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, मैग्मा निकलता है, फिर आके ऊपर से ऐसे करता रहता है। ठीक है, ऐसे आता है, फिर फैल जाता है। इसे ऊपरी मेंटल से मैग्मा निकला, ठीक है, भूक्रस्ट तक आया, फिर धीरे ठंडा होगा, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे फैलता जाता है, इधर भी फैलता जाता है। अगर इसको डायग्राम के साथ दिखाऊंगा आपको, तो 1 मिनट रुकिए, आपको दिखाते हैं मेंटल प्लूम क्या होता है। ठीक है, मेंटल प्लूम, अरे यार इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा, चलिए ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। मेंटल प्लूम समझ लीजिए क्या होता है, एक तरह का ना समझ लीजिए ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर जो होता है लावा होता है, मैग्मा होता है। मैग्मा क्या करता है, जब पूरे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है, और उसको धीरे धीरे ऊपर आता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, तो फिर धीरे धीरे फैलता है। जब फैलता है तो एक फिर फैल के क्या होता है, भारी होता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाता है, तो एक तरह की क्या होता है, सामान्य धारा बन जाती है। ठीक है, जो ऊपर अगर प्रेस कमजोर होती है तो उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो इसे ही बोलते हैं मेंटल प्लूम। तो ये जो हॉटस्पॉट होता है इसे हॉटस्पॉट बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट असतही ज्वालामुखी है, जाहिर सी बात सतही है। स्थानीय स्तर पर उच्च दाब, क्या बोलते हैं, उच्च दाब ताप प्रभाव का दीर्घकालिक केंद्र है। सही है, बिल्कुल सही। हॉटस्पॉट जब सतही है तो स्थानीय स्तर पर होगा, और उच्च दाब केंद्र भाई हाइस्टर केंद्र। हॉटस्पॉट केवल समुद्री बेसिन में होते हैं, अरे केवल समुद्री बेसिन थोड़े होते हैं, स्थलों पर भी तो होते हैं, तो गलत है। ठीक है, ठीक है, समुद्री हॉटस्पॉट अंतरा प्लेट द्वीप श्रृंखला के संयोजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। हॉटस्पॉट बड़े पैमाने पर विसंगतियां पैदा करते हैं और भूआकृति को अशांत करता है। ठीक है, जाहिर सी बात जो ज्वालामुखी निकलेगा तो कितने अशांत क्षेत्र कर देते हैं, तो कितने कौन से गलत है इसमें, एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो क्या 3 कथन सही है। ठीक है, और हम देखते हैं कौन सा इसमें सही है। सुनामी की गति के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सुनामी की गति के संदर्भ में कोई कथन विचार की सही कौन सा सही, किनारे के पास पहुँचते इसकी गति धीमी हो जाती है, हाँ सही, जाहिर सी बात है। किनारे के पास जाते धीरे धीरे इसकी गति सुनामी या सुनामी, ऐसे सुनामी निकलती है, किनारे के पास टकराते धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये किनारे के पास जाता है स्लो हो जाती है, जैसे जैसे किनारे के पास पहुँचती है ये बढ़ती जाती है, गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। किनारे के पास पहुँचने पर यह स्थिर रहती है, बिल्कुल रहता है। किनारे पर पहुँचती है शून्य हो जाती है, किनारे पर पहुँचते शून्य हो जाती है, तो फिर नुकसान कोई होता नहीं किनारे पर, लेकिन किनारे पर कितनी तबाही मचा देती है, धीरे धीरे स्लो होती है ना, तो इसलिए ऑप्शन है सही है। अब चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोड पर सही उत्तर दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए खंडित किससे है, संगुड़िका बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इससे है। बहिर्जात को उसको बोलते टफ होता है। ठीक है, रूपांतरिक चट्टानें कौन सी चट्टानें होती है, नीस, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, का तो वितलीय क्या होता है, ग्रेनाइट होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी का वन ये हो गया, सी का 3 ये है। जब ये दोनों सही है तो फिर ये सही है। ठीक है, ए का 2 है, ए का कहाँ गया, ए का 2 और बी का 4 सही है, बी का 4 था ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। देखो, वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण का परिवर्तनीय गैसें कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं है उतना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में उतना परिवर्तन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही है, जलवाष्प है। ठीक है, जलवाष्प और ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं उसको काट दो, 2 ऑप्शन ऐसे करके, नाइट्रोजन भी नहीं काट दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कितने, क्वेश्चन नंबर 29। अब हम शुरू करते हैं 30 पे। इसमें हम शुरू करते हैं यहाँ से,
क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से दो प्रतिस्पर्धी प्रभाव किसी किसी तारे का आकार निर्धारित करते हैं? ठीक है, अब देखो, परमाणु संचलन और स्थिर वैद्युत प्रभाव नहीं, परमाणु संचलन और चुंबकीय वैद्युत प्रभाव नहीं, परमाणु संचलन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय पर नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं। ठीक है, तब से सही है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, उसके इसके राज्यों के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए हम सुमेलित करते। बोगालू किससे संबंधित है? बोगालू का तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, एक तरह का नृत्य होता है। संघाई कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, देखो, तो बी का थ्री कौन है? ये भी है और ए का टू किसमें है? इसमें ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखते हैं लोसुंग किससे संबंधित है? असम से। ठीक है, असम से सिक्किम से, लोसुंग सिक्किम से शायद, लोसुंग का संबंध सिक्किम से है। लोसुंग सिक्किम से ही है। ठीक है, डी का फोर तो डी का फोर होते कट गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है। तो हमने क्या इसको देखा, स्टॉक है। ठीक है, हट जाएगा। तो इसका देखो मिलाते, बोसुल किससे है? तेलंगाना से, संघाई मणिपुर से, लोसुंग सिक्किम से और ये असम से। अबुबाची असम से, अबुबाची कहते हैं असम से। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। ठीक है, तो देखो 32 का कौन सा सही है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, देखते के हिसाब से क्या होता है। देखो, राष्ट्र वाई है एक। ठीक है, देखिए, राष्ट्र वाई ने 2010 में वस्तु और सेवाओं पर $200 खर्च किए। ठीक है, और 2011 में देश के वस्तु और सेवाओं पर $200 खर्च किए। देखो, 2010 में कितने के $200 किया है, 2011 में क्या है वस्तु और सेवाओं पर $200 फ्री खर्च किया है। ठीक है, अब देखो, हालांकि 2010 की तुलना में उत्पादन में कमी आई है। ठीक है, तो इन दोनों वर्षों के बीच वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और नाम मात्र जीडीपी, मतलब रियल जीडीपी के साथ क्या घटित हुआ होगा? अब जाहिर से देखो, निवेश तो हुआ है। ठीक है, इसको देखो, निवेश तो हुआ है, लेकिन उत्पादन में दूसरे साल क्या हुआ है? कमी हुआ है। ठीक है, अब देखो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी आई है। अब जाहिर जब उत्पादन में कमी होगा तो जीडीपी में कमी आएगी। ठीक है, सही है, जीडीपी में कमी है। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुआ है। नाम मात्र मतलब पता है रियल जीडीपी में क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी जोड़ते हैं, तो रियल जीडीपी में वृद्धि हुई है, ये सही हो सकता है। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। अब जाहिर से जब उत्पादन में कमी होगा तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कैसे हो जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी हुई है। अब देखो, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी कहाँ से हो जाएगी? जब उत्पादन में वृद्धि हो रहा है तो मतलब उत्पादन में कमी हो रहा है, और लेकिन इन्वेस्ट तो हो रहा है ना। यहाँ भी $200 किया है, यहाँ पर भी $200 किया है, $400 इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट करना है तो क्या हो जाएगा? सकल घरेलू राष्ट्रीय रियल जीडीपी बढ़ जाती है, तो कमी नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अपरिवर्तित कर, जब इन्वेस्टमेंट होता है बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कोयला ब्लॉकों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति नहीं है। भारत में कोयला वाणिज्यिक खनन की अनुमति नहीं है, गलत है। वाणिज्यिक खनन तो हो सकता है ना, कितने करते कोयला बेचते रहते हैं। भारत में अधिकांश कोयला अधिसूचित कीमतों पर बेचा जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक सभी बिक्री चैनलों से कोयला की कीमतों को मिलाकर एक मूल्य सूचकांक, देखो, अधिसूचित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयात मूल्य तीनों लगता है। ठीक है, तो कितने क्या पूछा इसने? और कितने कथन सही है? सही पूछा है, तो केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वह स्थलाकृतियाँ, चलिए वह स्थलाकृतिक क्षेत्र जो एक मुहाने या मुंह के माध्यम से सतही धारा प्रवाह को एकत्रित और निर्वहन करता है, उसे आमतौर पर कहा जाता है जलग्राह क्षेत्र, जल निकासी व्यवस्था, जल संभरण, तीनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं स्मिथ है। देखो, एक कोई स्मिथ व्यक्ति है, वो 10,000 रुपये बचत करने में सफल रहे।
जिसे जिसे उन्होंने कहा था SBI की बैंक खाते में जमा कर दिए, जिस पर 4% का ब्याज मिलता है। ठीक है, अब इस मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लो कोई एक नाम के व्यक्ति है, आप किसी एक बैंक है, B नाम का कोई बैंक है, ठीक है, उसमें उसने 10,000 रुपये जमा कर दिया है। ठीक है, मान ले बैंक है, उसमें 10,000 रुपये हो गया, 10,000 नहीं 3 जीरो नहीं चाहिए, ठीक है, 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया है। जब जमा कर दिया है बैंक में, उस पर 4% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इतनी कहा। यदि वास्तविक मुद्रास्फीति दर अपेक्षित मुद्रास्फीति दर से कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? दर से वास्तविक मतलब रियल GDP दर अपेक्षित मुद्रास्फीति दर से कम है, मतलब कि समझ लो कि रियल GDP ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या समझ लो कि क्या बोलते हैं जिसे वास्तविक रियल GDP है ना, जिसे मान लो क्या अभी बोलो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उत्पादन में क्या होता है, कमी हो रही है, लेकिन निवेश बढ़ता जा रहा है, निवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा, गलत है, लाभ तो होगा ही होगा। लाभ होगा, किसको लाभ होगा? स्मिथ को लाभ होगा, पर बैंक स्थिति खराब होगी, बिल्कुल सही है। तो देखो स्मिथ को तो लाभ होगा ना, स्मिथ को 4% ब्याज देना ही देना है। उत्पादन वृद्धि हो रहा है पर निवेश हो ही नहीं रहा, तो बैंक से लोन कोई लेगा नहीं, लोन लेगा नहीं तो बैंक पैसा देगा कहाँ से, तो बैंक को क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, हम अधिक जानकारी के बिना नहीं बता सकते, जानकारी सही है, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, MSP सुना होगा ना, MSP में क्या होता है, का मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं MSP को। ठीक है, तो MSP केवल MSP केवल रबी फसल सत्र के लिए घोषित हो जाती है। केवल रबी फसल के लिए नहीं होता, दोनों के लिए होता है। रबी करीब जो भी फसल होती है मतलब कहते हैं MSP में क्या होते हैं, MSP में 22 फसलें हैं, 22 रुपये दिया जाता है, चाहे रबी को कभी को चाहे किसी की हो। ठीक है, ये गलत हुआ। ठीक है, प्रत्येक फसल सत्र से पहले MSP घोषित करते नहीं, पहले नहीं होता, उसको जब साल के पहले शुरुआत होती है तभी कर देते हैं, उस फसल सत्र से कोई मतलब नहीं होता। MSP की घोषणा कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। सही, बिल्कुल सही है। CACP होता है जो इसको घोषणा करता है, घोषणा ही करता है, और जो उसको लागू करता है, लागू कौन करता है, CCBA है। ठीक है, CCBA वो इसको लागू करता है, ये निर्णय देता है। ठीक है, तो ये 3 है, तो 3 में कौन है, एक बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 है। अब देखते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, वर्तमान में समुद्र के नीचे खनन के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहमत स्तर पर सहमत कूट नहीं है, बिल्कुल सही है। गहरे समुद्र में स्वाभाविक दोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीवेज अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और समुद्र के ही कानून द्वारा संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। जब सही है तो क्या पूछा, इसने सही पूछा है, दोनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, तो वह काम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि सही नहीं पूछा है। ठीक है, यह एक आवेश रहित आंदोलन था जो पूरे देश में मंदिर के प्रवेश से शुरू किया गया था। जाहिर सी बात हो सकता है मंदिर के प्रवेश से शुरू किया गया था। ठीक है, होगा यह 20वीं सदी के आंदोलन में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 20वीं सदी में क्या था, आंदोलन बहुत होते, कोई ब्रिटिश राज्य का समाप्त हो रहा था। यह आंदोलन होल्कर रियासत से घटित हुआ था। होल्कर रियासत में घटित हुआ था। होल्कर रियासत ऐसा कुछ नहीं सुना था। ठीक है, तो काटो इसे। आंदोलन के पीछे उल्लेखनीय कारक जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता। जाहिर सी बात मंदिर प्रवेश की बात हो रही है तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, भेदभाव अस्पृश्यता तो आएगा ही, तभी तो उस मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद होगा। तो डी और ए तो होना ही होना है। अब सी का कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जैसे बात तो ए का तो 20वीं सदी में 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा था। अब ये जाते कि 1 2 3 सही होगा, तो सी ऑप्शन गलत है, तो सी नहीं है। पता होल्कर रियासत हम नहीं पता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो किसके बारे में पूछा है इसने क्वेश्चन नंबर 39 में, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के संदर्भ में उपयुक्त में किसने कथन सही है, ये पूछा है। पेशा के बारे में है, ये सब का पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, उसके बारे में बात हुई है। ठीक है,
तो हम चलते शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम केंद्र द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यह आदिवासी समुदाय अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की कमी अपनी प्रणाली के माध्यम से खुद पर शासन करने का अधिकार को मान्यता देता है और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके प्रारंभिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। बिल्कुल सही है। जल जंगल जमीन उनकी कंट्रोल में रहेगा, मानता है ना। यह ग्राम सभाओं का विकास योजनाओं को मंजूरी देने के लिए सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। ये भी सही है। राज्य सरकार संबंधित पंचायत राज अधिनियमों के बिना कोई कानून बनाने संशोधन करती है तो जनादेश के से असंगत होगा, उनके साथ असंगत होगा तो उनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या क्या पूछा? सही पूछा है। चार से बात है कि चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब आता है वोस्टो खाता। ठीक है, वोस्टो खाते का वर्णन किस प्रकार से किया गया है? ठीक है, अब वोस्टो खाता हमने नाम कभी सुना है? यह एक डोमेस्टिकल अकाउंट होता है, ठीक है। देखो अभी देखो वोस्टो खाता हम उसके बारे में बता देते हैं पहले कि ये एक तरह का ना अकाउंट होता है जिसे मान लो कि कोई बाहरी बैंक होता है ना, घरेलू बैंक की सीमा मतलब घरेलू बैंक में घरेलू मुद्रा में उसमें खुलवाता है, ठीक है। ये एक का होता है भारतीय बैंक की अंतर्राष्ट्रीय शाखा में एक खाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यह खाता है जो घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए घरेलू मुद्रा में रखवाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ वित्तीय भारतीय रिजर्व बैंक का खाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह खाता है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया तो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, खाता घरेलू सीमा में होना चाहिए। तो ये सही है मिनिमम। देखो सही ये भी है, लेकिन अधिकतम सही कौन से मानेंगे? बी को, क्योंकि ये घरेलू बैंक में होता है और इसकी एक शर्त होती है कि जो होगी घरेलू मुद्रा के रूप में रखवाया जाएगा, ठीक है। इसलिए बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर कितना आगे? क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमें किसने पूछा? प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, PACS के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वे ग्राम स्तरीय सरकारी ऋण समितियां हैं जो त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। ये अल्पकालीन ऋण देने में शामिल हैं। बिल्कुल सही है। एक गांव में कई प्राथमिक कृषि ऋण समूह हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इसने क्या पूछा है? प्राथमिक ऋण समिति PACS के ऊपर कथन सही है। सही में कहा तीनों सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42। यदि बेरोजगार श्रमिक नौकरी की खोज करने बंद करने और उसके बदले में आगे की शिक्षा में दाखिला लेने का निर्णय लेते हैं तो आयोजित श्रमिकों की संख्या, ठीक है, और बेरोजगारी दर में कैसे बदलाव आएगा? अब देखो नियोजित श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, जो नियोजित श्रमिक है उनमें परिवर्तन नहीं होगा, पर बेरोजगारी दर घटेगी, हो सकता है। नियोजित श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, बेरोजगारी दर नहीं घटेगी। अरे जाहिर सी बात है, बेरोजगार कम होगा तो बेरोजगारी दर तो घटेगी ना। अब देखो जो बेरोजगार थे, जो रोजगार मांग रहे थे, रोजगार छोड़कर उन्होंने दाखिला करा लिया। देखो एक होता है, देखो बेरोजगारी में आप एक कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। बेरोजगारी ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी वही बेरोजगारी हो तो जो जिनको रोजगार चाहिए होता है। नहीं, ऐच्छिक बेरोजगारी वही बेरोजगार होते हैं जो अपनी इच्छा से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई एक पिता हैं, उनके 4 लड़के हैं, चारों पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एक है MBBS कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और जो 2 हैं वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो मतलब समझ लो कि कोई काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। अब जो चौथा लड़का है वो कुछ नहीं कर रहा, वो घर पे बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे काम चाहिए भी नहीं, वो कहीं जाता भी नहीं। लेकिन जो पहला लड़का वो पढ़ाई कर रहा है, वो फॉर्म भरता है, कोई नौकरी आती है तो उसके लिए अप्लाई करता है, जाता है पेपर, मतलब वो रोजगार खोज रहा होता है। तो बेरोजगार कौन है इसमें? एक है सिर्फ, जो पहला लड़का है, जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ से फॉर्म भर के रोजगार खोज रहा है, तो वह अनैच्छिक बेरोजगारी जो अपनी इच्छा से नहीं है, ठीक है। वो रोजगार खोज रहा है पर उसको रोजगार मिल नहीं रहा, मतलब समझ लो कि वो व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में हो, जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो, फिर भी उसको रोजगार न मिले, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बेरोजगार, ठीक है। और ये क्या है? व्यक्ति
रोजगार चाह रहा है पर उसको रोजगार मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अनैच्छिक रोजगार। लेकिन जो चौथा लड़का है उसको रोजगार चाहिए ही नहीं, उसे रोजगार कोई देगा तब भी नहीं करेगा, तो क्या ऐच्छिक बेरोजगार है, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी को हम नहीं गिनते हैं बेरोजगार दर में। तब जो पढ़ने चला गया वो जाहिर सी बात जब चला जाएगा तो बेरोजगार दर का हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नियोजित श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी। नियोजित श्रमिकों की संख्या कैसे बढ़ जाएगी? हाँ, जो श्रमिक है नहीं तो पढ़ने नहीं जा रहा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी दर घटेगी, जब ये बढ़ किस जाएगी, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो घट जाएगी ना, ये घटेगी लेकिन ये अस्थिर रहती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है लेकिन ये सही है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नियोजित श्रमिकों की संख्या घट जाएगी, घटेगी कहाँ? बेरोजगारी दर बढ़ेगी, बढ़ेगी कहाँ? बेरोजगारी दर घटती है, दोनों को बढ़ा दिया, तो इस हिसाब से आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्या पूछा? एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा RAMP योजना के संबंध में उपयुक्त में कितने कथन सही है, ये पूछा है। ठीक है, इसने दिया ये एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय योजना है, बिल्कुल सही है। ये योजना का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थाओं के बीच समन्वय को और मजबूत करेगा, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, सही पूछा इसने, तीनों कथन सही है। तब क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 43 था। तब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम 44 पे हिंदी में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धन को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ठीक है, देखो निम्नलिखित में कौन सा धन को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? कोई भी संपत्ति जिसे किसी चीज के भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है, जाहिर सी बात है, उसे ही क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। ठीक है, कागजी मुद्रा सिक्के का मूल्य, सिक्के जिसका मूल्य सोने द्वारा समर्पित हो, इसे करेंसी बोलते हैं, पर इसे धन नहीं बोलते हैं। ठीक है, धन क्या? सोना भी है, बिल्डिंग भी धन अपना है। ठीक है, अपना जो सामान है वो भी धन है, लेकिन ये किसका डिफिनेशन दिया? मुद्रा या सिर्फ सोना रखा समर्पित होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा की परिभाषा है। ऐसी मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य हो, जैसे सोने के सिक्के, ये भी मुद्रा ही है। कागजी मुद्रा या सिक्के, ये भी मुद्रा ही है। तो धन को कौन डिफाइन करता है? ये। ठीक है, अब आता है 45 पे। PBU पूछा है, बैंकिंग क्या होता है? डिजिटल बैंकिंग इकाई, इसे बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो के बारे में उपयुक्त में से कितने कथन सही है, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसके अपना वाणिज्यिक क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ग्राहकों के लिए सावधि जमा और आवर्ती जमा में शामिल किया जाता है। कुछ कर नहीं सकते, इसका तो कुछ पता नहीं। यह एक विशेष निश्चित बिंदु व्यवसाय इकाई है जिसमें डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम डिजिटल बुनियादी ढांचा होता है, बिल्कुल सही है। इसे चेक इन स्लिप और डिमांड ड्रॉप के माध्यम से बैंकिंग गतिविधियों में शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। सही कितना? 1 2 3, तो 1 2 3 सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। ठीक है, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। यह केवल इसका पूछा चालू खाता पता है ना, क्रेडिट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता। हमने क्या किया? आयात मतलब क्या होता है? हमने मंगाया सामान, तो आयात हमने ज़्यादा किया है, निर्यात कम किया है, तो ये होता है मैं चालू खाता। जैसे मान लो कि हमने सामान दूसरे देशों को कम बेचा है और वहाँ से खरीदा ज़्यादा है, इसे बोलते चालू खाता। ठीक है, यह केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच में होता नहीं, आयात निर्यात वस्तु और सेवा दोनों को होता है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, क्योंकि देखो हम आयात निर्यात किसका करते हैं? वस्तु होता है और सेवा होता है। वस्तु और सेवा मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो भारत में कोई साड़ी बनी, जैसे मान लो बनारस की साड़ी। अब बनारस की साड़ी विदेशों में कितनी मांग होती है बनारस के नाम पे। ठीक है, तब देखो तो बाहर गया, ठीक, क्या गया? ये सामान बेचा, इसके बदले हमें पैसा मिला। ठीक, इसे क्या हुआ? हमारा जो हमें निर्यात किए हैं ये क्या एक वस्तु है, लेकिन जैसे मान लो विराट कोहली भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, अब ये गए इंग्लैंड जाके वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट खेला और क्रिकेट जीता। जब जीता तो उनको 2 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, वो पैसे लेके अपने भारत देश आ गए। तो देखो इन्होंने कुछ सामान थोड़ी बेचा जाके वहाँ पे,
उन्होंने क्या अपना सर्विस दी जाए। खेलना खेलना क्या होता है, एक तरह की सर्विस होती है। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, अब मान लो मैं पढ़ाया, मैं कोई इंग्लैंड का लड़का है, मैं उसको पढ़ाना, मैं चला गया इंग्लैंड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर पढ़ाया, वहाँ पर मैंने क्या किया, सर्विस दिया। जब सर्विस दिया तो क्या उससे कुछ हमें इनकम मिलेगी, तो उससे होता है। तो यहाँ पर व्यापार क्या होता है, या केवल वस्तु और सेवाओं का निर्यात नहीं होता, वस्तु का नहीं होता, केवल वस्तु सेवाओं दोनों का आयात निर्यात होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब जो ठीक है ये हो गया। चालू उच्च चालू खाता घाटा का अर्थ है कि आयात निर्यात से अधिक होता है, आयात निर्यात से अधिक होता है, जाहिर सी बात सही है। ठीक है, अगर हमने आयात ज़्यादा कर लिया, निर्यात कम किया, तभी तो चालू खाता होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। यह किसी देश द्वारा अपनी बुनियादी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार की धनराशि होती है। नहीं, उधार की धनराशि नहीं होती, ये बजट में पढ़ते हैं, बजट डिफिसिट होता है जब हम किसी से उधार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या चालू खाता घाटा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गलत था। हमने क्या किया, ये गलत, ये गलत है, 1 और 3 गलत है, तो 2 गलत हो गए। ठीक है, बाकी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 था। देखिए अब हो जाए क्वेश्चन नंबर 47। अब पढ़ते हैं इसको, चलिए पिंक गुलाबी लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसी का अप्रत्याशित कर के संदर्भ में ऊपर दिए गए कितने कथन सही है। यह विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में लगाया जाता है, सही है। यह धनी व्यक्ति कर धनी व्यक्ति पर थोड़ी लगाता है। करों द्वारा कुछ उद्योग को तब लगाया जाता है जब आर्थिक स्थिति उन उद्योगों के औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने का अनुमति देती है। ठीक है, तो 1 और 3 सही है, 2 कथन सही है। अनुकूल कथन पर विचार कीजिए। यह एक वित्तीय समय किसका पूछा है, फिनक्लुएशन के बारे में पूछा है। ठीक है, फिनक्लुएशन के बारे में पूछा है, तो हम फिनक्लुएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक वित्तीय समावेशन के लिए सनिर्माण और का नव प्रवर्तन का समाधानों के लिए का फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए संयुक्त पहल है। बिल्कुल सही है। यह स्टार्टअप को रक्षा मंत्रालय थोड़ी स्टार्टअप करता है, गलत है, जाहिर सी बात है। ठीक है, यह स्टार्टअप को भाग लेने के लिए विचार करने, विकसित करने और सहज और अनुकूलित उत्पाद सेवाओं के विपणन करने से आमंत्रित करता है, उन्हें ग्राहकों को तक ले जाता है। बिल्कुल सही, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, 1 और 3 तक कितने हो जाएंगे, 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक है, अब देखिए, फ्लोरा विश्व कप देखने के लिए अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के रूप में यात्रा कर रही है। अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो के रूप में है। रूस में तो मुद्रा रूबल के रूप में है और पैसे विनिमय दर के रूप में बराबर है। यह विनिमय दर के आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन निकाला जा सकता है। रोमन का अधिमूल्य मूल्य ये नहीं है, मुद्रा का दोनों एक दूसरे के बराबर है। बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, 49। अब आता लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 50। उसके बाद हम फिर थोड़े क्वेश्चन बात करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2018 विश्व देशों द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। बैंक का लक्ष्य विकसित देश को बुनियादी ढांचा परिवर्तन करना है और संसाधन जुटाना। बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, इसके हैदराबाद में क्या होता है, हैदराबाद में अपना भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया गया। नहीं, हैदराबाद में नहीं था, गिफ्ट सिटी में गुजरात में था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, 2 किसमें बी, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बाकी आगे हम 50 क्वेश्चन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।